Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है और क्लास 9th की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 है हमारा ये, और इससे पहले हमने वीडियो के 3 पार्ट किए हुए हैं। ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है। आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो यही रहेगा कि जो नाज़ी का टाइम पीरियड चल रहा था उसमें जो यूथ था उसकी क्या सोच थी, और उसके बाद जो नाज़ी में मदर कल्ट यानी कि मदरहुड की जो भावनाएं थी जो नाज़ी के लोगों ने उनके मन में पैदा कर रखी थी वो क्या थी। दूसरा, जिस तरीके से नाज़ी पार्टी प्रचार प्रसार करती थी, प्रोपेगेंडा करती थी, वो क्या था उसे हम समझेंगे। एंड देन हम लास्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे, वो हम समझेंगे कि नाज़ी पार्टी, नाज़ी सरकार के अंदर यानी कि जर्मनी के अंदर जो आम लोग थे, जो एक इंसानियत का एक घिनौना नाच हो रहा था पूरी की पूरी जर्मनी के अंदर हिटलर के टाइम पीरियड में, वहाँ पे नॉर्मल लोगों की सोच क्या थी। तो ये वीडियो का लास्ट पार्ट है और बहुत कुछ आपको इसके अंदर जानने को मिलेगा। तो जिस तरीके से हमने देखा कि पहला पॉइंट हमारा यूथ इन नाज़ी जर्मनी, उसके अंदर क्लियर कट ये बताया हुआ है कि जो युवा लोग थे ना, उनकी हिटलर के प्रति इतनी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ चुकी थी कि उनका सिर्फ और सिर्फ यही मानना था कि नाज़ी समाज जो है ना, वही एक शक्तिशाली समाज की स्थापना कर सकता है और बच्चों के लिए जो भविष्य, एक अच्छा भविष्य तय कर सकता है, वो सिर्फ नाज़ीवादी ही लोग हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हिटलर को लगा कि शुरुआती समय से अगर हमें पूरा का पूरा जर्मनी की विचारधारा को बदलना है तो हमें बच्चों की विचारधारा को बदलना ज़रूरी है। हमें शुरुआती अर्ली एज से ही बच्चों के मन में ये सारी विचारधाराएं डालनी पड़ेंगी जो जर्मनी पार्टी के सबसे बड़े हिटलर के मन में चल रही थी। तो समझ सकते हैं कि अगर बच्चे के माइंड में बचपन से ही बता दिया जाए शुरुआती समय में कि A फॉर एप्पल, जैसे कि आप सभी अभी जानते हैं कि A फॉर एप्पल होता है, वो इसी वजह से कि आपको ये पता है कि ये शुरुआती अर्ली क्लासेस में हमने A फॉर एप्पल पढ़ा था, जबकि A फॉर अगर हमें एरोप्लेन बताया जाता, A फॉर अमिताभ बच्चन बताया जाता, तो शायद से हम A फॉर एप्पल कभी नहीं बोलते। तो इसी वजह से अब यहाँ पर बच्चों के ऊपर जो नाज़ी विचारधारा है उसे सीखने के लिए मजबूर करा जा रहा है। या आप समझ सकते हैं कि स्कूल के सिलेबस पे पूरा फोकस करा जाए कि नाज़ी समाज की स्थापना करी जाए। तो हिटलर दिमाग से चल रहा था, हिटलर ने बहुत पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी ये। सो दैट इज़ वाई वहाँ पे जो जर्मन आर्यंस बच्चे थे उनको उनके बिहेवियर में बदलाव लाने का एक सही तरीका यही था। स्कूलों के अंदर पूरी तरीके से यही कोशिश करी गई कि जर्मन के जो आदर्श है ना, यानी कि साफ शुद्ध, इन सब को पूरी तरीके से फोकस करा जाए। जो शिक्षक उस समय पे ज्यूइश थे यानी कि जो पढ़ाते थे, उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया, उनको नौकरियों से निकलवा दिया गया। जैसा कि शुरुआती समय में मैंने आपको बताया था कि वो लोग वैसे ही पूरी तरीके से यहूदियों से जो हिटलर है वो किलसते थे पूरी तरीके से। उसका रीज़न क्या था कि ज्यूइश लोगों ने उनके भगवान जीसस क्राइस्ट को मार दिया था। तो ये सब ऐसा बोला जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, जिप्सी टीचर्स को, और उसके बाद जो ये यहूदी लोग हैं इनको यहाँ से निकाल दिया गया। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न था। जर्मनी और यहूदी बच्चों को उस समय पे अलग करा जा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो क्या कहते हैं यहूदी और जिप्सी लोग हैं वो उस समय पे अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रंस हैं। जो शारीरिक रूप से विकलांग है या जो जिप्सी लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनके स्कूलों के अंदर जर्मनी में, उनको भी पूरी तरीके से उस समय पे अलग कर दिया जा रहा है, इवन स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। 40 के दशक में तो ऐसा करा गया था कि 1940s के टाइम पे तो ऐसा करा गया था कि जब नाज़ी पार्टी बहुत ज़्यादा उस समय पे क्या कहते हैं सरकार में आई पड़ी थी, तो पूरी मेजॉरिटी से, तो उस टाइम पे तो उन लोगों को तो गैस चैम्बर के अंदर डलवा दिया जाता था, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी बनाने के लिए गैस चैम्बर मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि कैसे लेके जाते हैं।
तो उसके बाद अब देखते हैं, अच्छे जर्मन बच्चों को उस समय पे शिक्षा से गुजरना पड़ता था और शिक्षा की विचारधारा एक लंबी प्रक्रिया होती थी। दैट इज़ वाई यहाँ पे स्कूल की टेक्स्ट बुक के अंदर जो सिंपल सी भाषा में पहले लिखा जाता था, जिसमें क्या कहते हैं लोगों को नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, अब उसमें बदलाव होने चालू हो गए। उसके अंदर एक सब्जेक्ट जोड़ा गया जिसे क्या कहते हैं रेशल साइंस बोला जाता है, यानी कि उस समय पे नाजी के लोग जो है ना नस्लीय विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। गोरे काले के भेदभाव में, यहूदियों और जिप्सियों और जर्मनी के बच्चों के भेदभाव में सारी स्टडी उस समय पे होती थी, और इस सिर्फ और सिर्फ उनकी किताबों के अंदर डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है आप समझ सकते हैं। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो बच्चे गणित की शिक्षा ले रहे हैं, जो बच्चे साइंस की शिक्षा ले रहे हैं, इंग्लिश की शिक्षा ले रहे हैं, सोशल साइंस की शिक्षा ले रहे हैं, वो साथ साथ इन चीज़ों को भी पढ़े, क्योंकि शुरुआती समय से अगर उनको ये सब चीज़ पढ़ाई जाएगी तो उनके मन में यहूदियों के प्रति नफ़रत आएगी और जिप्सियों के प्रति नफ़रत आएगी, और अनडिज़ायरेबल बच्चे जो हैं उनसे ये लोग घृणा करेंगे। तो ये आप इस पिक्चर के माध्यम से ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि एक बच्चा ब्लैक बोर्ड पे 6 की तरफ इशारा कर रहा है और यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहूदी की जो नाक होती है वो ऐसे ही मुड़ी रहती है 6 के आकार में। तो ये गलत चीज़ है, लेकिन जर्मनी के बच्चों को शुरुआती समय से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो करवाने की कोशिश करी जा रही है। दूसरी इमेज में आपको ये दिखाया जा रहा है कि कैसे हंसते खेलते बच्चों के बीच में रोते हुए बच्चे, यहूदियों के बच्चे और यहूदी टीचर जो है वो उन्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। तो ये मैसेज जो है शुरुआती समय से दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे हिटलर की पूजा करी जाएगी और यहूदियों की नफ़रत करी जाएगी, है ना। तो एक तो ये तरीका था बच्चों को शुरुआती समय से वफ़ादार बनाना, विनम्र बनाना, ये कहा गया, और कहा गया कि आपको यहूदियों से नफ़रत करनी होगी और इवन हिटलर की पूजा करनी होगी। और सबसे बुरी बात जो है बच्चों को बोलना है शुरुआत से ही कि उन लोगों को ऐसे खेलों के अंदर बना रहना जिससे उनका फौलादी दिल बना रहे, वो ताकतवर और मर्दाना बने रहे। यानी कि जो बच्चे क्या कहते हैं उस टाइम पे पोसमपा खेलते रहते होंगे, गिल्ली डंडा खेलते रहते होंगे, उन सभी लोगों को बोला गया कि तुम्हें ऐसे स्पोर्ट को जाना है, प्रमोट करना है, उसमें ज्वाइन होना है जो तुम्हारी अंदरूनी गुस्से को बढ़ाए। दैट मीन्स बॉक्सिंग एक ऐसा ज़रिया है जिसमें बच्चों की फौलादी जो ताकत है वो निकल के आती है सनी देओल की तरह। तो ये एक तरीका था। दूसरा, देश हित के लिए बच्चों को क्या कहते हैं उस समय पे राष्ट्रवादी भावना बनाने के लिए एक जिम्मेदारी सौंपी गई। उनको शुरुआती समय से बोला गया कि आपको 10 साल की उम्र से ही क्या कहते हैं 8 साल की उम्र से ही आपको स्कूलों के अंदर क्या कहते हैं राष्ट्रवादी भावना के लिए संगठनों में ज्वाइन होना पड़ेगा। जैसे आज की डेट में हमारे स्कूलों के अंदर एनसीसी करवाई जाती है, स्काउट एंड गाउट्स करवाया जाता है ना, स्काउट एंड गाउट्स, सॉरी क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन केवी स्कूलों के अंदर होता है ये। तो और भी काफ़ी स्कूलों के अंदर ये सारे होते हैं, और इसी वजह से क्योंकि नाथसी पार्टी ने भी ये करा था इसलिए हमारे भारतीय लोग भी यही करते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों से सीखते हैं, तो शायद से आई थिंक उन्होंने भी कहीं ना कहीं यहाँ से सीखा होगा। और जर्मनी युवा बच्चों को शिक्षित होने की जिम्मेदारी शुरुआती समय से दी जाती थी, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी बोला जाता था कि जो बच्चे 10 वर्ष के हो चुके हैं उन्हें उस समय पे यंग फोल्क जो है उसमें दाखिला लेने की ज़रूरत है। ये नाथसी युवा संगठन है जो उस समय पे शुरुआती समय से उन्हें वॉर के बारे में लड़ना झगड़ना ये सब सिखाया करता था। 14 साल की उम्र तक आते आते सभी बच्चों को नाथसी युवा संगठन के अंदर शामिल होना ज़रूरी है, और 18 साल की उम्र के बाद तो उन्हें पूरी तरीके से आर्म फोर्स के अंदर एंटर होने की ज़रूरत है ही है। यानी कि नाजी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से बच्चों को क्या कहते हैं मैनिपुलेट करती थी। सो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर नाजी पार्टी पूरी तरीके से विचारधारा को बदलने की कोशिश कर रही है। इवन नाथसी पार्टी के अंदर मदर्स जो होती थी उनका बहुत तगड़ा रोल होता था। तो ऐसा कहा जाता था कि नाथसी जो पार्टी होती थी जर्मनी के अंदर वो यही बताने की कोशिश करती थी कि बार बार बच्चों को बताती थी कि तुम्हें हमेशा मर्दाना बने रहना है, तुम्हें हमेशा गुस्सैल बने रहना है। और इवन औरतों का काम यही होता था कि वो क्या कहते हैं उस समय पे लड़कों का काम यही होता था कि वो आक्रामक, मजबूत और पत्थर दिल बने रहे, ये उनका काम होता था। और इवन लड़कियों का काम यही होता था कि वो उस समय पे क्या कहते हैं आज अच्छी माँ बने और बच्चों को क्या कहते हैं अच्छे तरीके से पाले पोसे वगैरह ये सब काम करे। और शुरुआती समय से
पेरेंट्स को यही कहा जाता था कि तुम्हें जो एक नस्लीय विरोध कर रखा है हिटलर ने, वो उनके दिल में जगाए रखनी है। समझ रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि बच्चों को, आपको आयरन्स बच्चों को पैदा करना है, उनको उसी तरीके की परंपरा देनी है जो हिटलर ने स्कूलों के अंदर जारी करी है। और यही चीज़ आपको बताना है कि आपको कैसे इन लोगों से, जो यहूदी लोग हैं, जिप्सी लोग हैं, जो अवांछनीय बच्चे हैं यानी कि अनडिज़ायरेबल बच्चे हैं, उनसे दूरी बनाए रखना है वगैरह वगैरह, ये सब होता था। तो ये इस समय पे माताओं का भी कर्तव्य था। तो यहाँ कहानी यही नहीं रुकती है। इवन हिटलर ने क्या कर रखा था, हिटलर ने उस समय पे ये कहा था कि जो वुमेन्स क्या कहते हैं डिज़ायरेबल बच्चों को क्या कहते हैं जन्म देगी, यानी कि जो बच्चे डिज़ायरेबल बच्चे पैदा होंगे किसी भी माँ के पेट से, तो उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनको सम्मानित किया जाता था। अब सम्मानित कैसे किया जाता था वो आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप उसे देखिएगा। जो माँ 4 बच्चे पैदा कर सकती थी क्यों, तो उन्हें क्या कहते हैं कॉपर का जो मेडल था वो दिया जाता, कांस्य दिया था। जो माँ 6 बच्चे पैदा कर सकती थी उन्हें क्या कहते हैं चांदी का क्रॉस दिया जाता था। और जो माँ 8 या उससे भी 10 बच्चे आयरन बच्चे पैदा करती थी उन्हें सोने का क्या कहते हैं क्रॉस दिया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कैसे मदर्स को भी अवार्ड दिए जा रहे हैं ताकि जर्मनी की जो आइडियोलॉजी है वो उनके मन में ही बनी रहे। इवन यहाँ तक कहा जाता था कि जो इस कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करेगा, जैसे कि जो माँ का कर्तव्य है वो अगर नहीं मानेगी तो उनको भी क्या कहते हैं पनिशमेंट दी जाएगी। तो यानी कि माँ का कर्तव्य ये है कि बच्चे पैदा करना, पर वो आयरन्स बच्चे पैदा करना। दूसरा, शुरुआती समय से ही बच्चों के मन के अंदर ये बनाए रखना कि आपको यहूदियों से और इन सब से गुस्सा करके रहना है, अलग रहना है वगैरह वगैरह ये सब। तो इस तरीके से जर्मनी के अंदर ये विचारधारा फैल रही थी। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें देखने को मिलता है वो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा है। यानी कि नाज़ी समाज के अंदर ना भाषा और मीडिया का बहुत ही होशियारी से इस्तेमाल करा गया था। ये तौर तरीका जो था ना, बहुत धोखेबाज शब्द का इस्तेमाल मैं कह सकता हूँ कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था जो नॉर्मल लोगों पे क्या कहते हैं ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता था। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी का खून कर दिया है, तो खून करना एक तरीके का कत्ल करना, किसी की हत्या करना, ये शब्द थोड़ा सा सुनने को थोड़ा घिनौना सा लगता है। लेकिन जर्मनी के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो था वो घिनौने रूप में इस्तेमाल नहीं करा जाता था, वो कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल में लाते थे ताकि जो नॉर्मल लोग हैं ना उनको एक सिंपल सा लगे शब्द। जैसे कि अगर मान लो कि किसी को मार देना है या किसी को गैस चैम्बर के अंदर डालना है, तो ऐसा ये करते थे कि मार देने को कहते थे कि किसी को मारा नहीं, उसको मुक्ति दे दी है। समझ रहे हो, वो अंतिम समाधि के ऊपर जा चुका है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करा जाता था ताकि नॉर्मल लोगों को ये खून करने वाले शब्द जो हैं वो ज़्यादा अटपटे से ना लगे। समझ रहे? तो बहुत से लोगों ने उस समय पे दुनिया को नाजी के नज़रिए से देखा और काफ़ी यहूदियों ने इसका विद्रोह करा, लेकिन पूरी तरीके से वे इसका विद्रोह कर नहीं सकते थे क्योंकि नाजी पार्टी पूरी तरीके से इतनी सारी पुलिस लेके चल रही थी। तो ये सब इसलिए होता था क्योंकि वहाँ पे लोगों का यही मानना था कि जो नाज़ी समाज है ना वही समृद्धि ला सकता है और वही समाज के अंदर कल्याण कर सकता है। अब बात करते हैं कि नाज़ी समाज के अंदर, जर्मनी के अंदर साधारण लोग जो थे वो इस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के थे या नहीं थे। तो सिंपल से शब्दों में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस होलोकॉस्ट को यानी कि इस प्रलय को क्या कहते हैं बताना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बता पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जर्मनी इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं क्रूल हो चुकी थी, निर्दयी हो चुकी थी कि जिसका कोई कहना नहीं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे शासन के अंतिम वर्षों के अंदर मैं अगर एग्जांपल दूँ, जब वॉर लड़ा जा रहा था और लास्ट टाइम पे जब बाहर के लोग जब जर्मनी के अंदर एंटर कर चुके थे वॉर करने के बाद, तो उन्होंने समझा होगा कि नाज़ियों के साथ कितना ज़्यादा गंदा व्यवहार ये लोग करते होंगे, नाज़ी लोग इन यहूदियों के साथ और जिप्सियों के साथ और पोलैंड के निवासियों के साथ। तो ये सब कैसे पता चला होगा? ये जब पता चला होगा जब इन लोगों ने अटैक करने के बाद यहूदियों की डायरियाँ पढ़ी होगी, उनके नोटबुक पढ़े होंगे, उन्होंने कुछ यादें लिखी होंगी उन चीज़ों के अंदर, है ना, किसी की कोई चीज़ खोई हुई है वो पता चली होगी। तो ये सब इसलिए होता था कि ये जो ज्यूइश लोग थे वो बेचारे कुछ बोल तो नहीं पाते थे, लेकिन
ये चीज़ें लिख लिया करते थे, है ना। तो जिनमें से एक बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, द थर्ड राइक ऑफ द ड्रीम्स। ये बुक मैंने इंटरनेट से निकाली है, आप भी इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो आप इस बुक को परचेज़ भी कर सकते हैं, मैं वीडियो में इसका लिंक भी दे दूँगा। तो ये समझाने की यही कोशिश करता है कि उस समय पे क्या कहते हैं, जब नाज़ी पार्टी दूसरे ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया से और जब हार रही होगी, तो इन्हीं यहूदियों लोगों ने क्या कहते हैं दूसरे लोगों की मदद करी होगी, उन्हें पेट्रोल दिया होगा कि आप इन्हें ख़त्म कर दीजिए क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार करा है। और इस तरीके से जर्मनी के अंदर हम देख सकते हैं कि कितनी गंदी तरीके से जर्मनी ने यहूदियों को सर्वनाश करा होगा, और जर्मनी के अंदर हिटलर ने कैसे पूरे की पूरी सोसाइटी को बदलने की कोशिश करी। तो ये एक जर्मनी के अंदर हिटलर का एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरी तरफ से था इस चैप्टर के अंदर। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इतना ही इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है। सो दिस इज़ इट इन दिस पार्ट। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।